मॉर्निंग। मेरा नाम कैलाश चंद है। मैं सेकंड चैप्टर या सेकंड यूनिट फिजिकल एजुकेशन 12th क्लास का लेकर आया हूँ एज अ नोट, जो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प कर सकता है। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन टॉपिक है हमारा। न्यूट्रिशन या पोषण क्या चीज़ है? पोषण वह शारीरिक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव लिविंग ऑर्गेनिज्म भोजन को ग्रहण करता है और उसका उपयोग शरीर की वृद्धि, ग्रोथ, मरम्मत, रिपेयरिंग और ऊर्जा के लिए करता है। सरल शब्दों में भोजन खाने से लेकर उसे पचाने और शरीर द्वारा इस्तेमाल होने तक पूरी प्रक्रिया पोषण कहलाती है। पोषण के मुख्य चरण हैं अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वंगीकरण और मल विसर्जन। अंतःग्रहण भोजन को शरीर के अंदर लेना। पाचन जटिल भोजन को सरल और घुलनशील तत्वों में तोड़ना। अवशोषण पचे हुए भोजन का रक्त ब्लड में मिलाना। स्वंगीकरण अवशोषित भोजन का शरीर की कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा और मरम्मत के लिए उपयोग करना। मल विसर्जन बिना पचे हुए अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। पोषक तत्व क्या है? भोजन में मौजूद वे रासायनिक तत्व जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा गया है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी शरीर को ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं। प्रोटीन शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए बॉडी बिल्डिंग फूड कहे जाते हैं। वसा ऊर्जा का भंडारण। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होते हैं लेकिन ये बीमारियों से बचाते हैं। विटामिन और खनिज। पोषण के प्रकार स्वपोषी एक वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। दूसरे वे जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। स्वपोषी अट्रोफिक जो अपने भोजन खुद बना रहे हैं। विषमपोषी जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर, जैसे मनुष्य और जानवर। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए ईंधन या फ्यूल की तरह काम करती है। एक एथलीट या खिलाड़ी के लिए है सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शारीरिक गतिविधियों के लिए तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य रूप से कार्बन सी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने कार्बनिक यौगिक या कंपाउंड्स हैं। इन्हें कार्बन के हाइड्रेट भी कहा जाता है। इन्हें तीन रूप से बांटा गया है: मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। मोनोसैकेराइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट शर्करा होते हैं जिन्हें छोटे छोटे अणुओं में जल अपघटित नहीं किया जा सकता। यह रंगहीन, जल में घुलनशील और क्रिस्टलीय ठोस है। उदाहरण ग्लूकोज, फ्रक्टोज। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? ऊर्जा उत्पादन कोशिका इनका उपयोग तत्काल ऊर्जा के लिए करती है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ये अधिक जटिल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो इसके निर्माण खंड में सहायक होते हैं। संरचनात्मक भूमिका राइबोज एक पेंटोज माइक्रोजन जो आरएनए का संरचना का एक हिस्सा है। ओलिगोसैकेराइड ये जल अपघटन करने पर 2 से 10 माइक्रोसैकेराइड्स इकाइयाँ हैं जो प्राकृतिक रूप से बीन्स, दालों, प्याज और लहसुन में पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट है जो जल अपघटन। मोनोसैकेराइड शर्करा, सरल शर्करा जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, के 2 अणु प्रदान करते हैं। ये ग्लाइकोसिडिक लीकेज नामक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। मुख्य रूप से उदाहरण सुक्रोज जो बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बना होता है। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बना होता है। और माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज है जो पानी में घुलनशील और सफ़ेद ठोस है, जैसे सुक्रोज चीनी, लैक्टोज दूध की शर्करा और माल्टोज। पॉलीसैकेराइड ये जल अपघटन करने पर बहुत बड़ी संख्या में मोनोसैकेराइड इकाइयाँ देते हैं। ये स्वाद में मीठे नहीं होते, इसलिए इन्हें नॉन शुगर भी कहा जाता है। स्टार्च पौधों में संचित भोजन, सेलुलोज पौधों में कोशिका भित्ति और ग्लाइकोजन जंतुओं के शरीर में संचित भोजन। मुख्य कार्य क्या है इनका? ऊर्जा का स्रोत, शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का काम करते हैं। भोजन संचय, भोजन पौधों में स्टार्च के रूप में और मनुष्य में ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। संरचनात्मक कार्य, सेलुलोज पौधों में मजबूती प्रदान करता है, ऐसे ग्लूकोज मजबूती प्रदान करता है। कुछ जरूरी बातें, ग्लूकोज को डेंट्रोज या ब्लड शुगर भी कहते हैं। फ्रुक्टोज सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है जो फल में पाई जाती है।
कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? इसे रासायनिक तौर पे बांटे। साधारण कार्बोहाइड्रेट, विशेषता ये स्वाद में मीठे होते हैं और पानी में घुलनशील होते हैं। इनका पाचन बहुत जल्दी हो जाता है और यह विशेषकर शरीर को तुरंत ऊर्जा देने के लिए होते हैं। स्रोत चीनी, ग्लूकोज, शहद, फल, दूध, मिठाई आदि। खिलाड़ियों के लिए महत्व, खेल के दौरान तुरंत बाद ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ये हमेशा एक नंबर में क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि खिलाड़ी को खेलने के तुरंत बाद क्या लेना चाहिए, तो हम उसमें लिख सकते हैं। साधारण सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट है वो लेते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, विशेषता ये स्वाद में मीठे नहीं होते, इनका पाचन धीरे धीरे होता है। ये शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा या सस्टेन एनर्जी प्रदान करते हैं, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, जौ आदि इत्यादि। खिलाड़ियों के लिए महत्व, खेल या प्रतियोगिता से कुछ घंटे पहले इनका सेवन किया जाता है ताकि लंबे समय तक स्टेमिना बना रहे। आप समझ गए होंगे 4 घंटे पहले हमें कौन सा खाना लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में लगभग 4 कैलोरी होती है। प्रोटीन को बचाना, मेटाबॉलिज्म में सहायक, ग्लाइकोजन का भंडारण। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन बड़े और जटिल अणुओं से बने होते हैं जो मुख्यतः रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिलने से बनते हैं। एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन का वर्गीकरण मुख्य रूप से 2 धाराओं के अधीन से करा गया है। स्रोतों के आधार पर एक पशु प्रोटीन जिसे एनिमल प्रोटीन और वेजिटेबल प्रोटीन कहते हैं। एनिमल प्रोटीन वो होते हैं जैसे दूध, मांस, मछली, पनीर में पाया जाता है। इसे प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना गया है। इसमें सभी जरूरी अमीनो एसिड पाए जाते हैं। प्रोटीन को अमीनो एसिड भी कहा जाता है। वनस्पति प्रोटीन, यह दाल, सोयाबीन, सूखे मेवे, फलियों में आदि में पाया जाता है। अमीनो एसिड के आधार पर, जो हम अभी बताया था मैंने, अमीनो एसिड प्रोटीन को भी कहा था। अमीनो एसिड के आधार पर भी 2 हैं, एक है एसेंशियल और है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल जो होते हैं हमारे शरीर में खुद ब खुद नहीं बनते, ये हमें कहीं से लेने पड़ते हैं। ये 9 प्रकार के हैं। और गैर नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो 13 जो हमारे शरीर में खुद के खुद बन जाते हैं, 13 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। इनका काम क्या है? प्रोटीन का मांसपेशियों का निर्माण करना, ऊर्जा का स्रोत। जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी होती है तब प्रोटीन ऊर्जा देते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती हैं। एंजाइम और हार्मोन का निर्माण करते हैं। रोग प्रतिरोध क्षमता, जिसे हम एंटीबॉडी बनकर हमारे शरीर में लड़ते हैं। एक एथलीट के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है क्योंकि खेल के दौरान मांसपेशियों में जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत प्रोटीन करता है। सोयाबीन को वनस्पति प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना गया है। फैट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से बने होते हैं। यह शरीर में ऊर्जा के ब्रेकअप के रूप में जमा हो जाते हैं। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी मिलती है जो कार्बोहाइड्रेट को दुगनी होती है। वसा के प्रकार होते हैं 2, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त वसा जो होती है वो कमरे के तापमान पर ठोस होती है। इनका अधिकतर सेवन कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है और हृदय रोग का कारण बन सकता है। स्रोत घी, मक्खन, मांस और नारियल का तेल। असंतृप्त वसा ये कमरे के तापमान पर लिक्विड होती है। इन्हें स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। सरसों का तेल, जैतून का तेल, मछली का तेल, सूखे मेवे आदि। जो अनसैचुरेटेड फैट है, असंतृप्त वसा है, वो भी 2 भागों में बटी है। मोनो असंतृप्त वसा, मोनोसैचुरेटेड जिसे मूफा, और पॉली असंतृप्त वसा, पॉलीसैचुरेटेड फैट यानी पूफा के नाम से आता है। ये वसा के अणु हैं जिनमें केवल एक दोहरा बंधन यानी डबल बॉन्ड होता है। मोनोसैचुरेटेड फैट विशेषता कमरे के तापमान पर तरल होते हैं लेकिन फ्रिज में रखने पर थोड़े गाढ़े या ठोस हो सकते हैं। फायदे, यह शरीर में खराब कर एलडीएल को कम करने और हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। मुख्य स्रोत जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, एवोकाडो और बादाम। पॉलीसैकेराइड पूफा जिसे मानते हैं, इसमें एक से अधिक दोहरे बंधन होते हैं, मल्टीपल डबल बॉन्ड है। एक अनिवार्य वसा यानी एसेंशियल फैट भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर खुद नहीं बना सकता। विशेषता, ये फ्रिज में रखने पर भी तरल ही रहते हैं। महत्वपूर्ण, इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड शामिल होते हैं जो दिमाग की कार्यक्षमता और कोशिकाओं की वृद्धि के लिए जरूरी है। मुख्यतः स्रोत है सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, मक्का, अखरोट, बीन्स आदि।
हम इसकी थोड़ी तुलना देख लेते हैं परीक्षा के लिए। विशेषता, संरचना सिंगल बॉन्ड, मुफा सिंगल बॉन्ड, पॉलीसैकेराइड पॉलीसैचुरेटेड फैट हमारा डबल बॉन्ड, कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हटाता है, एलडीएल लो जो हमारा एलडीएल को उसको हटाता है और एलडीएल को पूरे शरीर की सूजन को कम करता है। उदाहरण जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल। आगे चलते हैं। अब एक सबसे जरूरी ट्रांसफैट। ट्रांसफैट आजकल हमें बोला जाता है कि हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो ट्रांसफैट की वजह से कहा जाता है। सबसे हानिकारक प्रकार की वसा मानी जाती है। यह एक प्रकार की असंतुलित वसा है जिसे फैक्ट्रियों में औद्योगिक प्रक्रिया के जरिए बदल दिया जाता है। इसे अस्वस्थकार वसा या अनहेल्दी फैट भी श्रेणी में रखा हुआ है। इसके नीचे कारण। ट्रांसफैट क्या है? यह वह वसा बनती है जब तरल वनस्पति तेलों में हाइड्रोजन गैस मिलाई जाती है ताकि वह कमरे के तापमान पर ठोस हो सके। इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। ट्रांस फैट के स्रोत क्या है? प्रोसेसिंग फूड, फास्ट फूड, बेकरी आइटम और वनस्पति घी, डालडा आदि जो हम खाते हैं उस चीज। शरीर पर इसके दुष्प्रभाव क्या है? कोलेस्ट्रॉल पर असर। यह शरीर में खराब कोष्ठ एलडीएल को बढ़ाता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को कम करता है। हृदय रोग बढ़ता है। मोटापा और मधुमेह में भी काफी हद तक टाइप 2 की डायबिटीज का मुख्य कारण बनता है। सूजन, इन्फ्लेमेशन, जो जोड़ों में जो दर्द होने लगता है, सोरनेस होने लगती है, उसका भी एक ये कारण है। खिलाड़ियों के लिए क्यों बुरा है? प्लेयर्स के लिए। शारीरिक शिक्षा के अनुसार एक एथलीट को ट्रांस फैट पूरी तरह से बचाना चाहिए क्योंकि यह शरीर की रिकवरी को धीमा कर देता है। एलिजिबिलिटी, जो हमारे हम 10 मीटर की शटल रन करते हैं उसकी स्पीड को कम करता है, यानी उसके मूवमेंट्स में दिक्कत देने लगता है। यह प्रदर्शन परफॉर्मेंस में गिरावट लाता है। शरीर के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। ट्रांस फैट को अक्सर लेबल पर के नाम पर लिखा जाता है। जो हमारा ट्रांस फैट है, परीक्षा के रूप से अगर ट्रांस फैट को ऊपर ही लिखा जाता है, जो हमारा पैकिंग होती है। वसा के मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा का भंडारण करना, अंगों की सुरक्षा करना, विटामिन का अवशोषण, एडीई के जो हमारे जो फैट उसमें घुल जाते हैं, और बी और विटामिन बी और सी जो जल में घुल जाते हैं। तापमान नियंत्रण। खिलाड़ियों को अपनी कुल कैलोरी का लगभग 20 से 25% हमें फैट लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे विटामिन की। वे सूक्ष्म पोषक तत्व जो शरीर की सामान्य वृद्धि और रोगों से बचाव के लिए अनिवार्य है। इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया: वसा में घुलनशील विटामिन और फैट में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलने वाले विटामिन है ए डी ई के, और जल में घुलने वाले विटामिन है के ई डी ए। जल में घुलने वाले विटामिन बी और सी, और फैट में घुलने वाले ए डी ई के। अगर हम बात करें विटामिन रासायनिक स्रोत, विटामिन ए रेटिनॉल उसका एक रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम मान के चले। रोगों से होने वाला बचाव, कब इसकी कमी से होने वाली चीजें क्या है? रतौंधी। अगर हम विटामिन ए नहीं लेते हैं तो रतौंधी हो सकता है हमें। मुख्य स्रोत क्या है? गाजर, पपीता, दूध और अंडा। अगर विटामिन डी की बात करें, इसका साइंटिफिक नेम है कैल्सिफेरॉल या रासायनिक नाम। इसकी कमी से रिकेट्स, हड्डियां कमजोर हो जाती है। ये हमें सूर्य के प्रकाश या दूध या मछली से मिल जाती है। विटामिन ई टोकोफेरॉल, प्रजनन शक्ति में कमी होने, इसकी कमी से प्रजनन शक्ति में कमी होती है। बादाम और सूरजमुखी का बीज भी कहते हैं। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन के फाइलोक्लोविन, फाइलोक्विनोन नाम नॉन थक, ये रक्त का थक्का जमाने में काम करती है। रक्त का थक्का मतलब आपने कभी जैसे चोट लग जाती है, उसके ऊपर एक लाल रंग की पपड़ी सी जम जाती है, उसे ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का कहा जाता है। हरे पत्तेदार सब्जियों से हमें मिल जाता है। जल में घुलने वाले विटामिन है हमारे जो होते हैं बी और सी होते हैं। विटामिन बी और सी, इनका नाम, ये बी कॉम्प्लेक्स है, B1 B2 B3 B7 B5 और B9 B12 इस तरीके से होती है। ये 7 होती हैं बी के कॉम्बर्ट। ऊर्जा के लिए जरूरी, इसकी कमी से बेरी या एनीमिया हो सकता है। B12 की वजह से एनीमिया हो सकता है हमें। इसके लिए क्या चाहिए हमें? साबुत अनाज, मांस और फलियां। विटामिन से इसे स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ये शरीर के घाव भरने और इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। इसकी कमी से स्कर्वी की बीमारी हो सकती है। इसके लिए फल खट्टे चाहिए हमें, आंवला, नींबू और संतरा। खास करके ये जब इसका शोध जब पाया गया, जो हमारे समुद्र के किनारे जो लोग थे उनको देखा गया कि उनको होंठ फट जाते थे, और जो अंदर के लोग थे उनके नहीं होते थे। तो उन्होंने देखा कि खट्टे फल खाते हैं, नींबू आंवला खाते हैं, तो इस वजह से इनके होंठ नहीं फटते। तब इसका एक पता चला विटामिन सी किसे कहते हैं। सुरक्षात्मक पोषक तत्व,
विटामिन को प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है क्योंकि ये बीमारियों से लड़ते हैं। मेटाबॉलिज्म, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एथलीट के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में ऊर्जा निकालने में मदद करता है। हड्डियों की मजबूती, विटामिन डी और विटामिन के हड्डियों की मजबूती या टूटने में मदद करते हैं। अब बात करें मिनरल्स की, वे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो शरीर के समुचित कार्य, हड्डियों की मजबूती और तरल पदार्थों के संतुलन में अनिवार्य है। इसमें भी हमें दो तरीके से बांटा गया है, मैक्रो खनिज और माइक्रो खनिज। मैक्रो खनिज जो हमें शरीर में ज़्यादा मात्रा में जरूर है, इन इनकी शरीर को अधिक मात्रा में 1 ग्राम से ज़्यादा जरूरत होती है, 0.1 से ज़्यादा जरूरत है, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए और दांतों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जो हमारे बॉडी में हम मसल्स को अपने चला पा रहे हैं, मतलब किसी को कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं और विस्तार कर पा रहे हैं, यानी अपने पास खींच पा रहे हैं, एक्सटेंशन और एक्सटेंशन जो कर पा रहे हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो हम कर पा रहे हैं, वो हम इसके कैल्शियम की मदद से कर पाते हैं। फास्फोरस हमारे हड्डियों को एटीपी बनाने में सहायता प्रदान करता है, एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट जिसे हम के नाम से जानते हैं। सोडियम शरीर में सभी स्तर को संतुलित रखता है। हमारे जो नर्व इम्पल्स होते हैं, जो तंत्रिका तंत्र से हम जो भी काम हम सोच रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूँ और आप सुन पा रहे हैं, इस तरह की जब भी जो भी एक्टिविटी है, अगर कोई चीज़ हमारी तरफ फेंकता है तो हमारी आंखों पलकों का बंद हो जाना या हमारा रिएक्शन चलना, ये सब हमारे तंत्रिका तंत्र के थ्रू होता है। तो सोडियम उनको ज़्यादा अच्छे से एक्टिव करने में मदद करता है। पोटेशियम मांसपेशियों की सक्रियता और तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखता है। मैग्नीशियम शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसफैट, माइक्रो ट्रांसफैट जो होते हैं हमारे, इनकी बहुत कम मात्रा में जरूरत है। जैसे आयरन, आयरन का काम हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन जिसे हम जानते हैं रक्त में चलता रहता है, हीमोग्लोबिन रक्त की अनीमिया की कमी होती है, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। आयोडीन, थायराइड की कमी जिसकी वजह से होती है वो आयोडीन है, गोइटर भी हो सकता है, तो हमें आयोडीन हमें इस वजह से लेनी चाहिए। फ्लोराइड, दांतों के जो इनेमल परत है, दांतों पे आपने देखा होगा हम ब्रश करते हैं पर दांतों में एक चिकनी परत सी रहती है, उसे हम इनेमल या फ्लोराइड के उसकी वजह से बनता है। तरल संकुचन, तरल संतुलन, खिलाड़ियों के लिए खनिजों का महत्व क्या है? तरल संतुलन यानी फ्लूइड बैलेंस बनाए रखता है, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि। ऑक्सीजन परिवहन, जैसे हमने हीमोग्लोबिन की अभी बात करी थी, हीमोग्लोबिन बनाने में आयरन मदद करता है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के अणुओं को पकड़ लेता है और जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद करता है। स्टेमिना के लिए बहुत जरूरी है। हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, हड्डियां जो हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, कैल्शियम हमने अभी पढ़ा कि उसे बचाया जा सकता है, जो हमारे स्ट्रेस फ्रैक्चर होते हैं उनसे बचाता है कैल्शियम। बैलेंस डाइट, अब बात करते हैं बैलेंस डाइट की। वह आज जिसमें शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में उचित अनुपात में मौजूद होते हैं। ऐसे संतुलित आहार केवल पेट भरने के लिए नहीं बल्कि शरीर की वृद्धि, मरम्मत और रोगों से बचाव के लिए जरूरी होते हैं, उसे संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित मुख्य रूप से दो पोषक तत्व हमने अभी देखे, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो में हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा होते हैं, और माइक्रो में जो हमारे होते हैं जल, विटामिन, खनिज, ये सब हमारे माइक्रो में आते हैं। संतुलित आहार को निर्धारित करने वाले कारक अलग अलग हो सकते हैं हर व्यक्ति के हिसाब से। आयु, जिसमें हमारी एज, छोटे बच्चों के लिए अलग और बड़े बड़े आदमियों के लिए अलग और वयस्क के लिए अलग। लिंग, गर्ल्स है या बॉयज है उसके हिसाब से। व्यवसायिक गतिविधियां, एक एथलीट, एक व्यवसायिक, एक मजदूर, इन सब के हिसाब से खाने की जो डाइट है वो अलग अलग हो सकते हैं। स्वास्थ्य स्थिति, कोई आदमी स्वस्थ है या अनहेल्दी है, उसके लिए हमारा खाने की जो हमारी डाइट है वो अलग हो सकती है। संतुलित आहार का महत्व क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, रोग प्रतिरोध क्षमता, इम्यूनिटी को बढ़ाना, मानसिक स्वास्थ्य, एकाग्रता और याददाश्त में सुधार, और स्वस्थ वजन, मोटापे और कुपोषण जिसे हम, आपने देखा कुपोषण हम पढ़ते हैं कि जो बच्चा अंडरवेट रहता है उसे कुपोषित कहा जाता है, उसे बचाने में मदद करता है। अगर हम बात करें डाइटिंग और बैलेंस डाइट में, डाइटिंग क्या चीज़ है और उसमें क्या है? डाइटिंग अक्सर पोषक तत्वों की कमी कर देती है, जबकि बैलेंस डाइट संतुलित आहार की सभी जरूरतों को, हमारी बॉडी की जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है।
भोजन के गैर पोषक तत्व यानी नॉन न्यूट्रिटिव, जो हमारे भी 11th या 12th क्लास में भी क्वेश्चन आया भी था, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट कैसे हैं। भोजन के गैर पोषक तत्व जैसे कि जल, यह सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। हमारे शरीर का लगभग 70% पानी हिस्सा है। कार्य पोषक तत्वों को परिवहन करना, खिलाड़ियों के लिए निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन से बचाना। एक जल हो गया। वृक्षांश या फाइबर रफेज, ये पौधों से मिलने वाली अपचनीय हिस्सा है, जैसे छिलके वाले अनाज, फल, सब्जियां। यह कब्ज कॉन्स्टिपेशन, जो हमारे गैस बनती है उसको कम करता है और पाचन तंत्र को साफ रखता है। यह ऊर्जा नहीं देते लेकिन आंतों की सफाई करते हैं। स्वाद यौगिक फ्लेवर कंपोनेंट, भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए जो चीजें डाली जाती हैं उसे स्वाद यौगिक कार्य भोजन को स्वादिष्ट और आकर्षक बनाते हैं ताकि हम उसे चाव से खा सकें। इनका पोषण से कोई भी लेना देना नहीं होता। रंग कलर कंपोनेंट्स, फलों और सब्जियों के प्राकृतिक रंग जैसे टमाटर या लाल रंग या पालक का हरा रंग, ये सब फ्लेवर जो हम ऊपर से डाल देते हैं। जैसे आजकल आपने देखा हो कश्मीरी मिर्च, और एक मिर्च, कश्मीरी मिर्च उसको कलर देती है जबकि वो तीखी नहीं। तो इसी तरीके से कलर यौगिक, आजकल लाल रंग के कंपोनेंट के छोटे छोटे डब्बे आते हैं, वो जिसमें लाल रंग डाल दो, हरे रंग डाल, हरे रंग का वो सब चीजें डाली जाती है। पादप यौगिक प्लांट कुछ पौधों में ऐसे तत्व होते हैं जो हानिकारक तत्वों से हो सकते हैं या दवा के रूप में काम करते हैं, जैसे कैफीन। इनका अधिक सेवन शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। हेल्दी वेट, वह वजन जो व्यक्ति की लंबाई के अनुपात में सही होता है और उसे बीमारियों और जोखिमों को दूर रखता है। जो जो आदमी का वजन और उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग हो, जिसे हम बीएमआई कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई की गणना जो व्यक्ति के भार और लंबाई के आधार पर उसके शरीर की स्थिति बताती है। इसका फॉर्मूला है बीएमआई केजी अपॉन में एक्स इंटू, मतलब मीटर हाइट इंटू हाइट, जो हमारी हाइट इंटू हाइट होगी वो मीटर के अंदर होगी। WHO के अनुसार बीएमआई की श्रेणियां, एग्जाम में अक्सर यह टेबल पूछी जाती है। श्रेणी रेंज क्या है? अल्प वजन, जो हमारी श्रेणी है, कैटेगरी है, वो क्या होती है? अल्प वजन होती है 18 से 0.5, कुपोषण। सामान्य 8.5 से 24 तक, आदर्श स्थिति। अधिक वजन होता है हमारा 25 से 29, जो हम ओवरवेट के उसमें जाते हैं। और ओबेसिटी होता है 30 किलो से 34 किलो के बीच में, इसमें जोखिम ज्यादा है। और ओबेसिटी लास्ट होता है 35 से 39 के, जिसमें जोखिम और भी ज्यादा है। स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए कौन से तरीके? कैलोरी संतुलन, हम कैलोरी को जितनी शरीर की जरूरत है उतनी खाएं, या उतना उतना अगर ज्यादा खाते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करें। नियमित व्यायाम 30 से 60 मिनट, जो हमारा शारीरिक व्यायाम होना चाहिए वो होना ही चाहिए पर डे। फाइबर युक्त भोजन, अगर हम खाएंगे तो हमारी आंतें साफ रहेंगी और हम कॉन्स्टिपेशन से ही बचेंगे। पर्याप्त पानी पीना, मेटाबॉलिज्म को तेज करने के लिए हमें पर्याप्त, जितना हमारे शरीर को आवश्यकता है उतना पानी पीना चाहिए। जंक फूड से परहेज, चीनी, वसा, प्रोसेस फूड, पिज्जा आदि, बर्गर से हमें बचना चाहिए। स्वस्थ वजन के लाभ और क्या हो सकते हैं? हृदय रोगों से बचाव, जोड़ों के दर्द में कमी, आत्मविश्वास। सबसे इंपॉर्टेंट है फूड इंटॉलरेंस, खाद्य असहिष्णुता, जो हमारे मिड टर्म के एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था। तब होती है जब शरीर किसी विशेष भोजन या उसके किसी तत्व को सही से पचा नहीं पाता है। फूड इंटॉलरेंस जब होता है जब हम किसी खाने को ढंग से पचा नहीं पाते। इसे अक्सर फूड एलर्जी समझ लिया, लेकिन उससे यह अलग है। एलर्जी इम्यून सिस्टम से जुड़ी होती है, जबकि फूड इंटॉलरेंस पाचन तंत्र के डाइजेस्ट सिस्टम से जुड़ा होता है। इसके मुख्य कारण है हमारे पास कॉजेज क्या है? एंजाइम की कमी, शरीर में उस व्यक्ति या उस विशेष भोजन को तोड़ने वाले एंजाइम का ना होना, लैक्टोज को पचाने के लिए लैक्टेज एंजाइम का ना होना। भोजन में रसायन, कुछ खाद्य पदार्थों में मौजूद प्राकृतिक या कृत्रिम रसायन जैसे कैफीन या रंग। विषाक्तता, भोजन में मौजूद कुछ सूक्ष्म तत्व जो शरीर से सूट नहीं करते हैं। सामान्य उदाहरण लैक्टोज इंटॉलरेंस, दूध और डेयरी उत्पादों में मौजूद चीनी, लैक्टोज को ना पचा पाना। ग्लूटेन इंटॉलरेंस, गेहूं और जो राई आदि मौजूद ग्लूटेन से परेशानी होना, जो उसे ना पचा पाए। फ्रैक्टोज इंटॉलरेंस, फलों की शर्करा होने वाली समस्या। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? लक्षण
इसके लक्षण धीरे धीरे आधे से 2 घंटे के बाद दिखाई देते हैं। पेट में दर्द या मरोड़, गैस और पेट फूलना, ब्लॉटिंग जिसे हम कहते हैं, दस्त या जी मिचलाना, सिरदर्द आदि। फूड एलर्जी और फूड इंटॉलरेंस में अंतर देखिए। फूड इंटॉलरेंस और फूड एलर्जी प्रणाली क्या है? पाचन तंत्र। फूड इंटॉलरेंस होती है पाचन तंत्र की बीमारी, और फूड एलर्जी है प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम का पार्ट है। तीव्रता कम गंभीर, बहुत गंभीर और जानलेवा हो सकती है। अगर मात्रा थोड़ी मात्रा में पचाई जा सकती है, थोड़ी मात्रा भी खतरनाक होती है इम्यून सिस्टम यानी हमारा जो है, आप हम जो एलर्जी की बात करें उसके लिए। समय लक्षण थोड़ी देर से दिखते हैं, लक्षण तुरंत मिनटों में दिखते हैं, यहाँ पर घंटों में, हाँ मिनटों में होता है। प्रबंधन और उपचार, उस विशेष भोजन की पहचान करना और उसे आहार से हटाना, भोजन के विकल्पों का उपयोग करना जैसे दूध की जगह सोया मिल्क, डॉक्टरी सलाह से एंजाइमों और सप्लीमेंटों को लेना। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारा फूड मिथ है, जो हमारे पेपरों में हर साल कई साल दर साल से ये पूछा जा रहा है, पिछले कम से कम 2-3 सालों से, मेरे को जहाँ तक मैं जब से देखा है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसका मतलब है भोजन से जुड़ी वे गलत धारणाएं, वे अफवाहें जिन्हें लोग सच मान लेते हैं लेकिन उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। जैसे कि आलू और चावल खाने से वजन बढ़ता है। सच्चाई, आलू और चावल कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत है। वजन तब बढ़ता है जब आप जरूरत से ज्यादा कैलोरी ले लेते हैं। अगर इन्हें सीमित मात्रा में और बिना ज्यादा तेल मक्खन के खाया जाए तो ये शरीर को ऊर्जा देते हैं, मोटापा नहीं देते। दूसरा हमारा मिथ है, भोजन के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। डोंट ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग मील्स। सच्चाई, वैज्ञानिक रूप से भोजन के दौरान पानी से पाचन में मदद मिलती है और पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है। यह धारणा गलत है कि यह पाचक रसों को पतला कर देता है। थर्ड हमारा मिथ क्या है? अंडे खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और यह दिल के लिए बुरा है। सच्चाई, अंडे प्रोटीन और अच्छे वसा के बेहतरीन स्रोत है। एक स्वस्थ व्यक्ति रोजाना अंडा खा सकता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व मांसपेशियों की मरम्मत के लिए जरूरी है। चौथा मिथ, मीठा खाने से डायबिटीज होता है। सच्चाई क्या है? केवल चीनी खाने से डायबिटीज नहीं होता। यह एक जीवन शैली बीमारी है जो मोटापे, शारीरिक गतिविधियों की कमी और आनुवंशिक कारणों से होती है। हाँ, ज्यादा चीनी वजन बढ़ा सकती है जो बाद में जोखिम पैदा करता है। फिफ्थ मिथ हमारा, पसीना बहाने का मतलब है कि आप वसा को जला रहे हैं। सच्चाई, पसीना आना शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की एक प्रक्रिया है। पसीना निकलने का मतलब केवल पानी और नमक की कमी है। यह सीधे तौर पर फैट बर्न होने से संकेत नहीं। सिक्स, देर रात को खाना खाने से वजन बढ़ता है। सच्चाई, वजन बढ़ना इस बात पर निर्भर करता है कि आपने पूरे दिन में कुल कितनी कैलोरी खाई और कितनी जलाई। उस समय से ज्यादा कैलोरी की मात्रा मायने रखती है। सेवंथ मिथ है हमारा, डाइटिंग या खाना छोड़ना स्किपिंग मील से वजन कम होता है। अगर हम डाइटिंग करते हैं या खाना छोड़ते हैं तो उससे हमारा वजन कम होता है, ये गलत है। यह सबसे बड़ा मिथ है कि खाना छोड़ने से मेटाबॉलिज्म धीरा हो जाता है और अगली बार भूख लगने पर व्यक्ति ज्यादा खा लेता है जिससे वजन घटने की जगह बढ़ जाता है। खिलाड़ियों के लिए अब कुछ सुझाव हैं। खिलाड़ियों को इन मिथकों से बचकर संतुलित आहार, बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिसमें सही अनुपात में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा शामिल हो। ईटिंग डिसऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह मुख्य रूप से मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियां हैं जिनमें व्यक्ति अपने वजन और शरीर की बनावट को लेकर इतना चिंतित होता है कि वह गलत तरीके से खाना शुरू कर देता है। इसके मुख्य 2 कारण है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। यह विकार उन लोगों में होता है जिन्हें मोटा होने का बहुत ज्यादा डर होता है। भले ही वे बहुत ही दुबले पतले हों फिर भी उन्हें लगता है कि वो मोटे हैं। लक्षण क्या है इनके? बहुत कम खाना खाना या भूखा रहना, वजन कम करने के लिए जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करना, बार बार अपना वजन चेक करना, सामाजिक मेल जोल से बचना ताकि खाना ना बढ़े। प्रभाव, कमजोरी, अनीमिया, खून की कमी, हड्डियों का कमजोर होना और महिलाओं में मासिक धर्म पीरियड्स का रुक जाना। बुलिमिया नर्वोसा, इसमें व्यक्ति पहले तो बहुत ज्यादा खाना खा लेता है बीइंग ईटिंग और फिर ग्लानि या डर के कारण उसे बाहर से निकालने की कोशिश करता है। लक्षण, एक बार में बहुत सारा खाना खा लेना, खाने के बाद जानबूझकर उल्टी करना, जुलाब जिसे डाइजेस्टिव या वजन घटाने की दवाओं का इस्तेमाल करता है, अकेले में छुपकर खाना। प्रभाव, गले में सूजन, दांतों की सड़न, शरीर में पानी और इलेक्ट्रोल्स की कमी।
खिलाड़ियों के लिए जोखिम, ये आपने देखा होगा, फीमेल एथलीट ट्राइड। अभी ये क्वेश्चन कई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर उसमें पूछा गया है। ये एक ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से होता है, एक अमेनेरिया, मासिक धर्म का गायब होना, जो हमारे मोनार्क जो होते हैं वो सही टाइम पे नहीं आते गर्ल्स को, एक ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का बहुत ज़्यादा कमजोर या भुखमरी होना। ये एथलीट ट्राई उन पर ज़्यादातर इस चीज़ के लिए, जो हमारी लेडीज़, जो हमारे फीमेल टीचर, फीमेल बच्चे हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, वो अक्सर गेम में पार्टिसिपेट भी इन्हीं 3 कारणों की वजह से भी नहीं कर पाती। बचाव का संतुलित आहार हमें लेना चाहिए, शरीर की बनावट, इमेज, परफॉर्मेंस पर ध्यान, काउंसलिंग, डॉक्टर सलाह। अगर हम फीमेल एथलीट ट्राई के बारे में बात करें तो इसमें 3 चीज़ हमने देखी। ऊर्जा की कमी, आहार संबंधी लो एनर्जी एक्टिविटी अवेलेबिलिटी, यह ट्रायल का पहला चरण है। इसमें महिला एथलीट अपने खेल के प्रदर्शन या वजन को घटाने के चक्कर में बहुत कम कैलोरी लेती है। परिणाम, अपनी सामान्य प्रक्रियाओं जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती। इससे एनोरेक्सिया, बुलिमिया विकार पैदा हो सकते हैं। एमेनोरिया, जब शरीर में ऊर्जा और वसा बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पे कम हो जाता है, तो हार्मोनल असंतुलन पैदा होता है। परिणाम, महिला एथलीट मासिक धर्म पीरियड रुक जाते हैं और अनियमित हो जाते हैं। लगातार 3 महीने या उससे ज़्यादा समय तक पीरियड ना आना, यह प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस एक एस्ट्रोजन हार्मोन है जिसकी कमी से पोषण या विटामिन डी का अभाव के कारण हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। पोरोसिस का मतलब होता है छेद, ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी, हड्डियों में छेद हो जाना, ये समझ के चलिए ऑस्टियोपोरोसिस इसलिए कहा जाता है। परिणाम, हड्डियां इतनी भुरभुरी हो जाती हैं, यानी वो घिस जाती हैं कि छोटी से छोटी चोट भी स्ट्रेस फ्रैक्चर या उस पर खतरा बढ़ सकता है। कम उम्र से ही एथलीटों और बुजुर्गों को हो सकती है। इसके मुख्य कारण है जल्द से जल्द वजन घटाने का दबाव, कठिन प्रशिक्षण, इंटेंस ट्रेनिंग हम जो करते हैं, जो बहुत ज्यादा कठिन प्रैक्टिस है हमारी, वो करते हैं। असंतुलित आहार की जानकारी, संतुलित आहार जो होता है हमें उसकी जानकारी नहीं होती और हम कुछ भी खाने लगते हैं, मतलब ये भी हमें कोई बोल दे घी खाओ, घी खाने लगते हैं, दूध खाओ, दूध पीने लगते हैं, कोई कहता है हमें मीट खाना चाहिए, मीट खाने लगते हैं, कोई कहता है पनीर खाओ, पनीर खाने लगते हैं। इस तरह के बचाव के उपाय क्या है? शिक्षा, एथलीट्स और कोचों को इसके लक्षणों के बारे में जागरूक करना, संतुलित आहार, पर्याप्त कैलोरी, विटामिन डी का सेवन कराना, नियमित जांच और मनोवैज्ञानिक मदद। फिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, डाइटिंग के नुकसान क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर हम देखें तो अक्सर लोग वजन घटाने के चक्कर में गलत तरीके से डाइटिंग करते हैं, जिससे शरीर के फायदे की जगह नुकसान होने लगते हैं। अगर हम इसे देखें, अगर हमारे फिटफॉल्स क्या है, हमारे नुकसान क्या है? अत्यधिक कैलोरी की कमी, भोजन छोड़ देना, पोषक तत्वों की कमी, तरल पदार्थों का सेवन ना करना, वजन का बार बार घटना और बढ़ना, व्यायाम के बिना डाइटिंग, कृत्रिम मिठास और दवाओं का उपयोग करना। स्वास्थ्य के लिए हमने जो चीजें पढ़ी, अब इसको हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। अत्यधिक कैलोरी की कमी, अगर जब हम ज़्यादा डाइटिंग के चक्कर में रहते हैं तो हम ज़्यादा से कम खाना खाते हैं, तो इससे हमारी क्या होता है, डाइटिंग जो कैलोरीज है वो कम होने लगती है। भोजन का स्किपिंग मील, अगर हम ज़्यादा हमें लगता है मोटे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, हम जैसे मॉर्निंग का मील लिया, लंच छोड़ दिया, फिर जाके सीधा डिनर कर दिया। कई बार ऐसे भी होने लगता है, लोग मॉर्निंग में बहुत हल्का भोजन लंच करते हैं, फिर जो लंच होता है थोड़ा हैवी होता है और डिनर बिल्कुल लाइट ले लेते हैं, इस कारण से भी हो सकता है भोजन का छोड़ना। कई बार हम लंच ही नहीं लेते हैं, डिनर नहीं लेते हैं, इस तरीके से स्किपिंग कर देते हैं। पोषक तत्वों के में, अगर हम लंच को स्किप भी कर रहे हैं या लंच कम ले रहे हैं या भोजन कम खा रहे हैं, मील सही टाइम पे नहीं ले, तो उसमें पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। या फैट का भी, एक फैट कम ले लेंगे, क्योंकि जब हम डाइटिंग के लिए जा रहे हैं तो ज़्यादातर सब लोग फैट को अवॉइड करते हैं, वो हमारे लिए कहीं हद तक ठीक नहीं है। सरल तरल पदार्थों का सेवन ना करना, लोग वजन कम दिखाने के लिए पानी का कम पीते हैं या डिहाइड्रेशन ज़्यादा, जिससे किडनी पर बहुत बुरा असर पड़ता है, उसकी वजह से हमें ज़्यादातर दिक्कत होती है। बार बार वजन का घटना, बार बार वजन का घटना बढ़ना क्या है, अगर हम कभी खाना खा लिया और किसी दिन थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया तो वजन का अप डाउन होना शुरू हो जाता है। व्यायाम के बिना डाइटिंग, हम एक्सरसाइज करना नहीं चाहते, एक्सरसाइज या प्रशिक्षण या ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते, सीधा हम भोजन से ही अपने आप को, वेट को कम करना वो करते हैं। मैं मानता हूँ कि जहाँ तक है, एक्सरसाइज हमारे वेट पर 30% का फर्क डालती है, जबकि डाइटिंग हमारे पास 70% का, पर हम 30% को अवॉइड करते हैं, 70% पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं सिर्फ उसी के लिए। कृत्रिम मिठास और दवाओं का उपयोग करना,
अक्सर वजन घटाने के लिए गोलियां या पाउडर्स हम लेने शुरू कर देते हैं, तो वो भी हमारे लिए कहीं हद तक गलत है। स्वस्थ तरीके से वजन घटाने के लिए डाइटिंग के वजह संतुलित आहार और नियमित व्यायाम का मेल बहुत अच्छा होता है। खेल प्रदर्शन और पोषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक है। एक खिलाड़ी को खेल से पहले, खेल के दौरान और खेल के बाद क्या खाना चाहिए ताकि उसका प्रदर्शन सबसे अच्छा हो? पहला क्या है? खेल से पहले भोजन। खेल से पहले भोजन क्या होना चाहिए? समय खेल शुरू होने से पहले 2 या 3 घंटे पहले खाना खाना चाहिए। खाना क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो कम वसा वाला भोजन हो, जैसे पास्ता, चावल, फल, ओट्स। लाभ क्या है? लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करेगा। सावधानी, बहुत ज्यादा प्रोटीन या फैट ना लें क्योंकि इन्हें पचाने में समय लगता है और खेल के दौरान पेट में भारीपन या सूजन महसूस हो सकती है। खेल के दौरान हमें क्या खाना चाहिए? इसका उद्देश्य शरीर में पानी की कमी को रोकना और ऊर्जा के स्तर को बनाए रखना है। क्या लें? तरल पदार्थ, फ्लूइड जो सिंपल कार्ब्स बने, उदाहरण के लिए इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक, ग्लूकोज का पानी या केले या छोटा टुकड़ा, केले के छोटे छोटे टुकड़े 1-2 हम खा लें, बस वही। इसके लाभ क्या है? यह थकान को रोकता है, एकाग्रता, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है हमारी। ठीक है जी। सावधानी का 15 से 20 मिनट में थोड़ा पानी पीते रहने। 15-20 मिनट में आपने देखा होगा अक्सर क्रिकेट में ही 20-20, 25-25, 30-30 मिनट बाद ड्रिंक्स वो होती है, ड्रिंक्स होती हैं जो पानी पी जाते हैं, ड्रिंक्स ऐड आती हैं, उसके लिए थोड़ा सा टाइम मिलता है। खेल के बाद का पोषण, इसका मुख्य उद्देश्य मांसपेशियों की मरम्मत, जो खेल के बाद हम खाना खाते हैं, रिकवरी, ऊर्जा को भोजन से फिर भरना है। खेल के समय, खेल खत्म होने के बाद 30 से 45 मिनट के भीतर रिकवरी विंडो होता है जिसमें हमें खाना खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट क्या खाना चाहिए? हमें खाना चाहिए कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का मेल, जैसे पनीर, सैंडविच, प्रोटीन, दाल, चावल इत्यादि। उसके बाद लाभ क्या होता है? प्रोटीन मांसपेशियों की टूट फूट को रोकता है और कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन को दोबारा जमा करता है। आपने इतना पढ़ा होगा। अब एक टॉपिक है कार्ब्स लोडिंग। ये एक विशेष तकनीक है जो सहन शक्ति, एंडोरेंस वाले खेलों जैसे मैराथन, फुटबॉलों से अपनाई जाती है। खेल से 2 या 3 दिन पहले खिलाड़ी को आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। फायदा, इससे मांसपेशियों में अधिकतम ऊर्जा, ग्लाइकोजन जमा हो जाता है जिससे खिलाड़ी बिना थके लंबे दूरी तक के खेल खेल सकता है। इसी के साथ हमारा टॉपिक हो जाता है फिनिश। आपको इस टॉपिक में अगर कोई भी कमी लगी है या कोई भी चीज हमें और ऐड करनी चाहिए, वो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार सकूं। धन्यवाद।